सो हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का सीडीएस का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अभी देखते हैं जो जीके का आप लोगों का सेक्शन आया था। इंग्लिश का पूरा पेपर आप लोगों का पुष्पेंद्र सर ने सॉल्व करवा दिया है। यहाँ पे हम लोग जीके का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहा है पेपर का एग्ज़ाम का। बट रिलेटिवली जो मैंने देखा वो यही है पेपर का जीके का, अगर बताऊँ तो मॉडरेट टू टफ, ठीक है। और मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगा ये कहने से कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, बहुत आसान था। कुछ क्वेश्चंस थे बहुत आसान थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे, और ख़ासकर जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो, ठीक है, बीइंग अ टीचर, एज अ टीचर ये बात तो बोलना बहुत आसान होता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें तो क्या ही था। मैं देख रहा था रिव्यू वगैरह, ठीक है, कुछ लोग हैं तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, इसमें क्या ही था, और मतलब उसी को बताने में फंसे जा रहे हैं उसी, ठीक है, उसी टाइम ही पहले तो बोल रहे हैं क्वेश्चन बहुत आसान था, और सर इसका मुझे लग रहा है अभी तो बड़ा बोल रहे थे कि ये आराम से होगा। तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगा बोलने को, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं जो आंसर्स बताऊँ वो सही हो। थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज़ के लिए माफ़ करिएगा। यहाँ पे 120 क्वेश्चंस हैं और मुझे नहीं लगता है कि मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चंस के यहाँ पे मैं लेवरेज लूँगा, और बाकी यहाँ पे मैं जो भी हैं ऑफिशियल सोर्सेज से, क्योंकि क्वेश्चंस अगर बात करें थोड़ा सा टफनेस लेवल की बात कर लें, जैसे ना होता है मॉडरेट टू टफ ही लेवल था, और ये टफनेस लेवल यार तब बढ़ता है जब साइंस और पॉलिटी कम आता है। साइंस तो ठीक है आया, लेकिन पॉलिटी बहुत कम आया, और जब भी पॉलिटी अच्छा खासा आता है एग्ज़ाम का लेवल घट जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटी और साइंस के ही क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट से ज़्यादातर बनते हैं। बाकी हिस्ट्री ऐसा होता है पोर्शन जो सभी स्किप करते हैं, लेकिन मैंने स्किप करने से, बिल्कुल टोटल स्किप करने से मना किया था। इसी वजह से एक लेक्चर करवा दिया था 1-1.5 घंटे का, और उसको जिसने किया होगा वो मुझे कोई बखान करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते थे, चाहे वो ट्रीटी ऑफ सालबाई वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब वाला जो क्वेश्चन बुक वाला क्वेश्चन पूछा गया, जो विजयनगर किंगडम वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चंस बनाए जा सकते थे अगर थोड़ा सा, वही मैंने बोला था कि आप इतनी हिस्ट्री पढ़ लो कि भाई अगर बेसिक से क्वेश्चन आए तो वो बन जाए, ठीक है। बाकी तो हिस्ट्री कभी कभी एकदम ही वियर्ड पूछ लेता, और इस बार भी कुछ क्वेश्चंस थे, काफ़ी क्वेश्चंस थे जो एकदम ही वियर्ड थे, या फिर एंशिएंट के थे, या फिर आर्ट एंड कल्चर के थे, जो नहीं बनाए जा सकते थे। लेकिन ये है कि जो ईजी क्वेश्चंस थे वो छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से भी 2 क्वेश्चन आ गए, और वो मेरी गलती थी, मैंने लास्ट टाइम इसको रिविजन के टाइम पर कंसिडर नहीं किया था। मतलब किया तो था, आपको ही पता है, लास्ट में मैंने बोला था कि चलो इसको रात में रिविजन में हम लोग कर लेंगे, बट रात में फिर डिसाइड हो गया ग्रुप में कि इकोनॉमिक्स होगा, और फिर भी इकोनॉमिक्स से भी अगर आप देखें तो जो हम लोग ने किया था MPI वाला, MPI इंडेक्स, और अगर टेक्नोलॉजी चेंज होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था हम लोगों ने, अगर आपको याद हो इकोनॉमिक्स का जो हम लोगों ने किया था लास्ट में रिवीजन, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, पूछा था कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा तो कौन सा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो चलिए अभी बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर्स होंगे क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन है, स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प्स एंड पेन इन दी थाई मसल्स आफ्टर रन, दिस इज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ, सभी ने कर लिया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, नॉट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन के में ये आपका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। बात करें, अ लीफ वॉज प्लग्ड फ्रॉम अ प्लांट ऑन अ सनी डे एंड केप्ट फॉर 2 minutes इन बॉइलिंग वाटर, इट वॉज सब्सिक्वेंटली इमर्स्ड इन बॉइलिंग अल्कोहल एंड ट्रीटेड विद आयोडीन सोल्यूशन, व्हाट विल बी दी फाइनल कलर ऑफ द लीफ आफ्टर द टेस्ट। तो आपको ही पता है कि लीव्स में फिर प्लांट जो होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, तो स्टार्च का रिएक्शन आप आयोडीन के साथ करवाते हो तो ये रिएक्शन होता है जहाँ पे आपका कलर जो है ब्राउन या फिर ब्लू ब्लैक टाइप हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे ब्लू है, ठीक है। अगर ब्राउन होता तो ब्राउन आंसर होता है, फिर अगर ब्लैक टाइप भी होता तो ब्लैक भी इसका आंसर होता है, लेकिन ब्लू है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा। इफ़ RBCs, अब ये मैंने आपको याद होगा लास्ट में लेक्चर डाला था, आई थिंक सेकंड लास्ट लेक्चर था, उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट बताए थे। पहला था तो UCM वाला कॉन्सेप्ट जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगता है, कुछ मैंने इमेज फॉर्मेशंस बताई थी, और आखिरी के अगर आपको याद हो तो ये मैंने बताया था हाइपोटोनिक जो सोल्यूशन होता है उसमें सेल स्वेल कर जाती है, हाइपरटोनिक में श्रिंक कर जाती है, आइसोटोनिक में, क्योंकि ये आइसोटोनिक है लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखो तो लास्ट मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जो अभी मैंने शॉर्ट से वीडियोस डाले थे लास्ट में, ठीक है। तो नो चेंज इन दी डायमीटर ऑफ RBCs बिकॉज ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है, अंदर बाहर दोनों सेम कंसंट्रेशन है, तो कहीं भी मूवमेंट नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग statements regarding the bile secreted by liver is not correct? Bile contains enzymes for digestion of lipids. Bile facilitates emulsification of fats. Bile neutralizes the acidic pH of the food coming from starch. Bile makes the pH of the food alkaline and facilitates action of pancreatic enzymes. Bile juice के बारे में सबको इतना बेसिक चीज़ पड़ता है कि लिवर से सेक्रेट होता है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, लेकिन इतना डीप में कोई नहीं पड़ता। मैं ये बोल दूँ कि तो बहुत आसान है, इसका आंसर तो ये होगा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इसको कैसे आसान बनाया जा सकता था। अब यहाँ पे देखिए, बाइल न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक पीएच ऑफ द फूड, न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिडिक पीएच को, मतलब कि बेस होगा। बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड अल्कलाइन,
दोनों क्या हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक क्वेश्चन के दो आंसर तो हो नहीं सकते हैं, तो यानी ये दो तो आंसर होने से रहे। और ये तो पता है कि बाइल जो है आपका इमल्सिफिकेशन, ये तो इतना तो आई थिंक पढ़ा होगा आपने, मैंने भी आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये करता है, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते थे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आता है उस केस में, ठीक है। डायरेक्टली मैं बोल दूँ नहीं, ये तो पता ही था तुम्हें कि ये एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स नहीं कंटेन करता है, तो वो फिर बात दोगले वाली होगी, दोगलापन वाली है ना। The blood pressure of the normal human being is found to be 120/80 mm of Hg. These numbers represent the blood pressure at 120/80 है। 120 मतलब है कि मैक्सिमम लिमिट है, 80 का मतलब है कि मिनिमम लिमिट है। 120 का मतलब मैक्सिमम, यानी कि प्रेशर बहुत हाई होगा, यानी कि इस समय कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा और इस समय रिलैक्सेशन हो रहा होगा, तो ये वाला ऑप्शन कट जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा रिस्पेक्टिवली, तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, और यहाँ पे है और, तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन बर्नड अ फायर क्रैकर इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ एंड हर्ड इट्स इको 5 सेकंड आफ्टर इट्स बर्स्ट। द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि ये कोई बंदा है, ठीक है, बम फोड़ता है, इको सुनाई देता है 5 सेकंड बाद, ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड इतना दिया है एयर में 340 मीटर पर सेकंड, तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस बतानी है। तो याद करो जब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में, तो वहाँ पे हम लोगों का 34 निकला था, 34 डिस्टेंस 34 निकला था, फिर हम लोगों ने डिवाइड बाई 2 किया था, क्योंकि आवाज़ जाने और फिर टकरा के आने में उसने डबल डिस्टेंस कवर किया होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। अगर आपने 1700 मार्क कर दिया तो आंसर गलत होगा, आंसर 8,850 होगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पे स्पीड अगर बात करें 340 है, टाइम यहाँ पे 5 सेकंड है, तो यहाँ पे आएगा आपका 1700, फिर 2 से भाग करना होगा आपको। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है जाने का साउंड का और आने का दोनों का डिस्टेंस है, और हमें सिर्फ बताना है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो उसको हमें डिवाइड बाई 2 करना होगा, 850 मीटर आंसर आएगा, ठीक है। फिर आते हैं भाई, ये गुरुकुल जिनका भी है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इनको, है ना, पेपर आखिरकार इन्होंने भेजा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माइक्रोफोन एंड द स्पीकर ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे माइक्रोफोन और स्पीकर का आपको बताना है कि किसको किस में कन्वर्ट करता है। तो माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ये साउंड को मैकेनिकल में थोड़ी ना करता है, साउंड को ये इलेक्ट्रिकल में करता है, ठीक है, तो ये दूसरा वाला सही होगा। और स्पीकर इलेक्ट्रिकल को साउंड में करता है, यानी 2 और 4 होगा यहाँ पे आंसर। आई होप ये सभी ने सही कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। ये आसान सा क्वेश्चन था जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इन हाउसेस, हाउस होल्ड, ठीक है, कॉमर्शियल एनर्जी का यहाँ पे एग्जांपल है। मैंने आपको ना जाने कितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे 1000 MCQ सीरीज़ में इस पे बेस। किलो वॉट आवर, ठीक है, किलो वॉट में पहले इसको बदल लेना था हमें, वॉट किलो वॉट हो गया, आवर 10 घंटे, हर दिन मतलब 3 दिन तक चल रहा है, 3 दिन तक चल रहा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट का बिल निकल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिव्स। तो यहाँ पे एरिया पूछ रहा है ना, हाँ, तो एरिया अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे आप देखो, अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं आता था क्वेश्चन, तो कैसे आपको इसको अटेम्प्ट करना था। वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी कैसा है, वेक्टर है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, अगर हम डिस्टेंस के साथ हम स्पीड को रिलेट करके पढ़ते हैं, और वेलोसिटी के साथ हम डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको बाकी तो अगर आप कर पा रहे थे, ठीक है, कि अगर आसान सा क्वेश्चन था, अगर मैंने आपको बोला भी था कि एनडीए के प्रीवियस ईयर देख लेना, और एनडीए में इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं जहाँ पे ये एरिया आपसे पूछ लेता है, एरिया अंडर द कर्व, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज़, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वही है कि यार साइंस का और पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा तो पेपर आसान हो जाएगा, लेकिन जितना ही कम आएगा उतना ही टफ हो जाएगा। तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ, लेकिन ये फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 डायप्टर आ जाएगा, है ना, इस यहाँ से ऐसे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, बर्न कर रहे हैं मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे होंगे, तो इसकी वजह से ये कंबशन रिएक्शन तो होगी MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा और हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा। ये रिएक्शन जो है कंबशन रिएक्शन इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होगी ही, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, ठीक है। ये ऊष्मा-क्षेपी रिएक्शन होती है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा-क्षेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट, तो ये रिएक्शन है, यहाँ पे क्विक लाइम है, पानी से रिएक्ट करके हम स्लेग लाइम बना रहे हैं और हीट निकल रही है यहाँ पे, यानी कि एक्सोथर्मिक तो होगी। क्विक लाइम इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, गलत है। किसको वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के लिए यूज़ करते हैं? स्लेग्ड लाइम
कि जो रिएक्शन होता है ना स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम क्या होता है, स्लेग्ड लाइम होता है आपका CaO, इसको थोड़ा यार पतला करते हैं, रुको। स्लेग्ड लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, जब इसकी रिएक्शन हम याद करो गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो ये बनता है एकदम शाइनी लुक देता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको मार्बल लाइमस्टोन चौक के नाम से जानते हैं। तो द सोल्यूशन ऑफ स्लेग्ड लाइम इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, सोल्यूशन ऑफ स्लेग्ड लाइम इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, सही है। CaO रिएक्ट्स स्लोली विथ CO2 इन एयर टू फॉर्म अ थिन एयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल गलत है, देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, स्लेग्ड लाइम रिएक्ट कर रहा है CO2 के साथ इसको देने के लिए, ठीक है। अगर 3 गलत होगा, 3 गलत होगा तो आप देख लीजिए ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं, और पहला हमारा क्या था, पहला भी गलत था, तो आंसर अपने आप 2 और 4 हो गया। बाकी आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग्ड लाइम, और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, ठीक है, कैल्शियम है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर ओवर अ फ्लेम आर करेक्ट। हम लोगों ने NCERT से, अब हम लोगों ने क्या, वही NCERT अगर जिसने पढ़ी होगी तो कर लेगा, नहीं पढ़ी होगी तो नहीं दिक्कत आई होगी, ठीक है। हम लोगों ने रिवीजन भी किया था, तब भी ये चीज़ को मैंने बार बार रिफ्लेक्ट किया था, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है, थिन जो क्लाउड्स होते हैं वीनस में वो किसके बने होते हैं, नेटल लीव्स में कौन सा एसिड निकलता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो घुमा फिरा के ऑल्टरनेट ईयर्स में ऑल्टरनेट रहता है, ऑल्टरनेट इंटेक्स में पूछता रहता है CDS, ठीक है। तो ब्राउन फ्यूम्स NO2 के निकलते हैं, ना कि NO के। कलरलेस O2 गैस इज रिलीज, बिल्कुल सही है, O2 भी निकलते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स इसके निकलते हैं, एक इसका निकलता है, तो 2 सही होगा, 1 गलत होगा। और अगर 2 सही होगा, 1 गलत होगा, 1 गलत होगा तो ये गया और ये गया, 2 तो होगा ही होगा, तो 2 यहाँ भी, 4 तो दोनों में है, 3 सही होगा कि नहीं देखना। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, बिकॉज यहाँ पे लेड नाइट्रेट क्या हो रहा है, डिकम्पोज ही तो हो रहा है, क्या O2 रिएक्ट कर रही है क्या इसके साथ, ठीक है। तो तीसरा वाला गलत होगा, तीसरा गलत होगा, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर D 2 और 4। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देख ले, खुद ही देख लीजिए, ये बोल रहा है ऑक्सीडेशन और ये बोल रहा है डिकम्पोजिशन, ठीक है। सिमिलर और कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन दोनों में से एक सही होगा, ठीक है। और भाई ट्रिक से भी लगा के यूज़ कुछ क्वेश्चन निकाले जा सकते थे, जैसे मैंने देखा भी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कौन से क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगेन हम लोगों ने बार बार इस चीज़ को किया था, जो हम लोगों ने टेलीग्राम पे रिवीजन भी किया था, उसमें भी अगर आपको याद हो, ठीक है। तो और 1000 MCQ सीरीज़ में तो किया ही था। रस्टिंग ऑफ आयरन, रैंसिडिटी, जहाँ पे वो सड़न हो जाती है, आपको पता ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तभी हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं चिप्स पैकेट वगैरह में। और रस्टिंग ऑफ आयरन, दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन तो है ही है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी आ चुका है इसी तरह का क्वेश्चन। कंबशन क्या है, कंबशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो दैट विल बी एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल, ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अगला है यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग क्लूज अबाउट द स्टेट ऑफ इंडिया। एक राज्य के यहाँ पे वो दिया हुआ, इट इज़ नोन एज अ लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स, इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, इट कवर्स 2.39% ऑफ टोटल एरियाज ऑफ द कंट्री। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए स्टेट्स पे, कि भाई किस स्टेट का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा होगा, कौन सा स्टेट तेलंगाना से बाउंड्री शेयर करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। अब यहाँ पे क्या, नॉट एन ईजी क्वेश्चन, बट फिर भी अगर जिसको ये चीज़ पता है तो उसके लिए इजी है। लेकिन अगर ये चीज़ तो भाई किसी को असम का होगा तभी पता होगी, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर असम होगा। लेकिन अगर असम का नहीं होगा तो फिर ये कितना एरिया है। अब मान लो तुम्हारा एरिया है, और मान लो यूपी बिहार जहाँ भी रहते हो, तुम्हें पता है कितना, ये तो सबको पता रहता है कि जो हमारा इंडिया है 2.4% है टोटल वर्ल्ड एरिया का, लेकिन अपने स्टेट का किसी को नहीं पता होता, अपने तक स्टेट का, तो दूसरे का तो छोड़ ही दो। तो इससे तो खैर नहीं पता लगाया जा सकता है, और ये जब पता होगा तो ठीक है, नहीं तो इससे कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ हिंट दे सकता है तो ये दूसरा वाला दे सकता है कि इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन। फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या होते हैं, हिमालय हो गया, आपके पेनिनसुलर इंडिया हो गया, ठीक है, रिवर सिस्टम हो गया, ये फिजियोग्राफिक डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब खुद ही सोचिए, फिजियोग्राफिक 6 में से 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है इसके पास, यानी कि किसी एक ट्रांजिशन जोन में होगा। ट्रांजिशन जोन मतलब जहाँ पे हिमालय और एक तरह से पेनिनसुलर प्लेट्यू मिल रहे होंगे। यहाँ पे तो पूरा पेनिनसुला हो रखा है, यहाँ पे तो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पे भी हिमालय का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, यहाँ पे भी पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। यही एक असम एक ऐसा स्टेट है, अगर आप देखो यहाँ पे तो ये मेघालय और यहाँ पे असम है, गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे करबी अंगलोंग प्लेट्यू भी है, करबी अंगलोंग भी है, यहाँ पे कचार हिल्स भी हैं, यहाँ पे कचार हिल्स भी हैं, और यहाँ पे आपका हिमालय का भी थोड़ा सा एक्सटेंशन है। तो इस वजह से 6 में से 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स यहाँ, बस इसी से आप चाहते तो निकाल सकते थे, बाकी पहले और तीसरे से तो बहुत मुश्किल था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद तेलंगाना। तेलंगाना के साथ कौन बाउंड्री बनाता है, ये पूछा है। तो अब यहाँ पे एलिमिनेशन वाला गेम हमें पहले खेलना पड़ेगा। इसमें तो तेलंगाना से मध्य प्रदेश तो नहीं बनाएगा, ये तो आई थिंक सभी ने कर लिया होगा, ये सबसे आसान है आई थिंक एलिमिनेट करना कि मध्य प्रदेश नहीं बनाएगा। उड़ीसा, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्रा। अब देखो उड़ीसा से नहीं बनाएगा, ये
देखो ये मैंने, अगर मैं एक्चुअली में बताऊँ तो उड़ीसा जो है ना बहुत ही बॉर्डर से, बहुत ही मार्जिन से जो है सेपरेट हो जाता है, मतलब बहुत ही मार्जिन से चूक जाता है, नहीं तो तेलंगाना छू ले। अब मैं ये बोलूँ कि बहुत ही आसान था उड़ीसा को एलिमिनेट करना है, तो ये अगेन दोगलापन वाली बात होगी, अनटिल एंड अनलेस कि आपने तेलंगाना को अच्छे से देखा है, ठीक है, या फिर आपके एग्ज़ाम हॉल में जहाँ पे बैठे तो वहाँ पे मैप लगा हो, ठीक है। तो यहाँ पे उड़ीसा नहीं होगा, ठीक है, आंसर होगा छत्तीसगढ़, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। थोड़ा सा मार्जिन हो जाता है जिसकी वजह से तेलंगाना चूक जाता है टच करने से। रानी ने बताया अपने दोस्तों को कि उसने ट्रैवल किया लोकटक, बारापानी, कोल्लेरू, पुलिकट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड शी विजिट रिस्पेक्टिवली। तो ये आसान क्वेश्चन था। अब इसको भी हार्ड बोलेंगे तो फिर दिक्कत है, वो तो हार्ड थे, ठीक है, लेकिन लोकटक सबको पता होना चाहिए मणिपुर में, तो ये दो ऑप्शन हटे। बारापानी मान लेते हैं नहीं पता है यार, कोलेरू और पुलिकट में कोई तो पता होगा, पुलिकट आंध्रा और ये तो हम लोगों ने खूब किया था, बारापानी तो हम लोगों ने नहीं किया था, मैं बोलता हूँ, ठीक है, नहीं किया था, लेकिन कोलेरू पुलिकट तो खूब किया था। पुलिकट में बताया था आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, ठीक है। अब आंध्रा तो है नहीं, तमिलनाडु। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ, पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज़ नॉट लिटरेट। जो सिर्फ बोल सकता, मतलब पढ़ सकता है और लिख नहीं सकता, इज़ नॉट लिटरेट, तो ये सही है। अ पर्सन एज 7 years एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज़ ट्रीटेड एज लिटरेट, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है, क्योंकि दोनों अगर हम देखें तो सपोर्टिव स्टेटमेंट है। ये दूसरा सही है क्योंकि अगर 7 से ऊपर है और अगर वो पढ़ सकता है, लिख सकता है तो वो लिटरेट है। अब पहला वाला बोल रहा है अगर लिख नहीं सकता तो लिटरेट नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। The topic of cancer passes through how many coastal and landlocked state? Again ये मतलब उस तरह के क्वेश्चन है जो यूपीएससी में, अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये ट्रेंड जो है सिविल सर्विसेज में स्टार्ट हुआ था अराउंड 2016-17 में, ठीक है, और वो उस टाइप के क्वेश्चन है। टॉपिक ऑफ कैंसर कितने कोस्टल और कितने लैंडलॉक्ड स्टेट से पास होती है? तो सबसे पहले कोस्टल देख लेते हैं, नहीं तटीय राज्य देख लेते हैं। तो सबको पता है गुजरात से पहले चालू करती है, तो गुजरात हमारा कोस्टल स्टेट है। इसके बाद वेस्ट बंगाल से छूती, वेस्ट बंगाल भी कोस्टल स्टेट है, यानी ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। और इसके बीच में मुझे और कोई तो नहीं दिख रहा है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि त्रिपुरा मिज़ोरम साइड बाय साइड है ना, तो अगर त्रिपुरा होगा तो मिज़ोरम भी होगा भाई कोस्टल, ठीक है, तो यानी कि अगर फिर तो 4 ऑप्शन होगा, 4 है नहीं यहाँ पे, 4 है नहीं, यानी 2 होगा, और 2 ऑप्शन बोल रहे हैं कि 2 होगा। अब 6 लैंड लॉक्ड होंगे कि 5 लैंड लॉक्ड होंगे? टोटल राज्य कितने हैं? टोटल 8 स्टेट है ना, टोटल 8 राज्य हैं सॉरी, टोटल 8 स्टेट्स है ना, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जहाँ से पास होती है। तो या तो स्टेट लैंड लॉक्ड होगा या तो कोस्टल होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है, ठीक है। तो ये यानी कि जो सम होना चाहिए वो 8 होना चाहिए, और सम तो यहाँ पे सी ऑप्शन में भाई 7 हो रहा है, तो अपने आप आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन लीड टू इन्फ्लेशन? बहुत आसान क्वेश्चन है, बिकॉज इन्फ्लेशन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, ठीक है, मतलब कि चीज़ों के दाम बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा बढ़ गया। तो किसकी वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है? मैंने आपको बताया था कि भाई इन्फ्लेशन का मतलब है पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा चला गया है। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड आउटवेइंग सप्लाई। रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है, सप्लाई जितनी है उसके मुकाबले डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये होगा इन्फ्लेशन का कारण। स्लगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड ही नहीं है तो इन्फ्लेशन कैसे होगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगेन सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शंस का एग्जांपल यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। मनी सप्लाई का रिडक्शन हो जाएगा तो इससे तो इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट से इन्फ्लेशन का रिलेशन है, बिल्कुल एफ्लिप्स कर्व दिखाता है, लेकिन इन्फ्लेशन होने से अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट होने से कुछ इन्फ्लेशन का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। माइनर फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी की यहाँ बात कर रहे हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हेल्प टू रेज इंटरेस्ट रेट क्या पढ़ेंगे इसको? यूनाम्बिगुअसली एंड देयर बाई लीड टू अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए पहले तो ये देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हेल्प टू रेज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को रेज करने में मदद करेगा, और इंटरेस्ट रेट रेज कौन करता है? सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी यूज़ करती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और इंटरेस्ट रेट को रेज कर रहा है मतलब कि क्यों रेज कर रहा होगा इंटरेस्ट रेट को? क्योंकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता होगा, यानी कि इट वुड बी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी एक्सपेंशनरी वाला तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। अब एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो रहा है, ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ठीक है, रेज इंटरेस्ट रेट यूनाम्बिगसली एंड देयर बाय लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी।
तो एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपकी जो करेंसी है ना, आपकी जो लोकल करेंसी है ना, आपकी होम करेंसी है, जैसे इंडिया के लिए रुपी, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है अगेंस्ट अ फॉरेन करेंसी। इसका मतलब पता है क्या होगा? इसकी वैल्यू बढ़ रही है यानी कि इसके भाव बढ़ रहे हैं। इसके भाव, किसी के भाव कब बढ़ते हैं? जब वो चीज़ कम अवेलेबल हो, वो चीज़ कम अवेलेबल हो तब। मान लो कि मैं डॉलर लेके आया, कोई फॉरेनर डॉलर लेके आया, बोलता है कि $1 दे रहा हूँ, मुझे पैसा दो, ठीक है। अब मैं उसको एक बार ₹50 दे रहा हूँ और एक बार ₹80 दे रहा हूँ। तो किस केस में मेरी करेंसी के भाव ज़्यादा हैं? इस केस में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि $1 के लिए सिर्फ 50 ही मिल रहा है। अगर मैं बोल दूँ $1 का सिर्फ ₹1, मतलब कि मेरी करेंसी बहुत अप्रिशिएट करेगी, उसके भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वो कब होगा? जब मेरी जो लोकल करेंसी है मार्केट में कम अवेलेबल होगी। कम अवेलेबल होगी यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी ही होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आंसर होना चाहिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी। क्योंकि एप्रिसिएशन का मतलब होता है आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, दैट मीन्स कि वो फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट कम अवेलेबल है। डिप्रिसिएशन आपकी करेंसी हो रही है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 72 था पहले, कभी ₹70 हुआ करता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ₹60, आज ₹80 पहुंच रहा है। इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है, यानी कि हमारी जो करेंसी वो ज़्यादा अवेलेबल है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंस स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से। वहाँ पे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब कि वो कम फाइनेंस कर रहा है, नहीं क्राउडिंग आउट। वहाँ पे आई थिंक जब पूछा था क्राउडिंग नहीं होगा तो मैं आपके जो टेलीग्राम है ना, पहली बात तो ये पेपर वहाँ से शेयर करूँगा, परमार ऑफिसर्स लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और ये मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। थोड़ा सा आपको अगर आगे अटैम्प्ट करोगे सीडीएस का पेपर या फिर सीएपीएफ का, तो थोड़ा इन्फ्रेंस ड्रॉ करने में हेल्प करेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से था, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, मैं पीवाईक्यू आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और तभी मैं चिल्ला के बोल रहा था। अब अगर तुमने ये चीज़ बोली ना कि अच्छा ऐसा था क्या, हमने तो देखा ही नहीं, तो बहुत मार खाओगे, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर बोला था। मैं आखिरी बार तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर को देख लेना, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग, और एक और क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन द स्टेट्स एंड ड्यूटीज़, एलोकेशन ऑफ फंड्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स, और ये है डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स। इम्पोजिंग पॉलिसीज़, पॉलिसी को इम्पोज करना नीति आयोग, एलोकेशन ऑफ फंड्स देखो, और डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज। आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर D3 ओनली, बिकॉज नीति आयोग सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्रिएट नहीं हुई है, वो कोई लॉ के थ्रू क्रिएट नहीं हुई है, वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट हुई है। तो वो किसी पे पॉलिसी कैसे इंपोज कर सकता है? आपको नहीं लगता कि अगर किसी स्टेट पे पॉलिसी इंपोज करेगा तो वो स्टेट उसके विरोध में आ जाएगा? होते कौन हो तुम्हें? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट हुए हो या फिर लॉ के द्वारा क्रिएट हुए हो? कैसे क्रिएट हुए हो हैं? ये तो मतलब एक तरह से एग्जीक्यूटिव जो है वो अथॉरिटी इंपोज कर रहा है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग गलत होगा, ये भी फंड्स वगैरह एलोकेट नहीं कर सकता है, ऑप्शन नंबर D। और ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी जब मैंने आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ाई थी कि भाई जब भी अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो क्या करना है, ठीक है। द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय दी। आपकी सारी कमेटी ही पॉवर्टी जो लाइन है उसको डिटरमाइन करने के लिए बनी हुई थी। सबसे पहले दांडेकर एंड रथ कमेटी बनी थी, और उसी ने ये जो है बोला था कि आपका ये कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर बेस्ड ये इसने पॉवर्टी लाइन दी थी, ठीक है, एक्सपेंडिचर। और अलग जो कमेटी है उसने आपका जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशनल बेस्ड पॉवर्टी लाइन दिया था। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर C होगा, दांडेकर कमेटी, बिकॉज इसी ने एक्सपेंडिचर बेस्ड आपका पॉवर्टी लाइन दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी सबमिशंस ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो नॉट एन ईजी क्वेश्चन। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, लेवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर C होगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है, 1, 2, 3 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज और आर अडॉप्टेड बाय द इम्प्लीमेंटिंग द पोषण मिशन, पोषण अभियान। तो इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है? इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस ऑफ बेटर सर्विस डिलीवरी, यूज ऑफ ICT फॉर रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर C, बोथ 1 एंड 2। और इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको वही बताया था कि अगर आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो एप्रीहेंसिव है, यानी कि उसमें कोई एक्सट्रीम कीवर्ड, कोई डेटा, कोई फैक्ट नहीं है, तो जनरली गो विद द कि वो सही होगा, ठीक है। ये मैंने आपको चीज़ें बताई थी, और ये मुझे पता है कि जिन लोगों ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा है तो उनके लिए फिर वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में टिक करना काफ़ी दुखदायक पीड़ा होती है, उसको टिक करने में, गोला भरने में, अनटिल एंड अनलेस कि आपने उसको प्रैक्टिस किया है। Question number 27. Which of the following conditions is or are necessary for the issue of a writ of certiorari in India? Certiorari writ कब इशू किया जाता है? प्रोहिबिशन और certiorari। प्रोहिबिशन क्या होता है कि अभी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड वो गया नहीं है, या फिर
उसमें सिंपल ये करता है कि जो हायर कोर्ट होता है मना कर देता है, नॉट हाई कोर्ट, हायर कोर्ट, ठीक है, वो मना कर देता है कि अपने जुरिसडिक्शन से बाहर ना निकलो। सर्शियरी में क्या है, वो जुरिसडिक्शन से बाहर निकल चुका है, तो अब क्या करता है हायर कोर्ट, उसको स्क्वैश कर देगा, ख़त्म कर देगा, नलीफाई कर देगा उसके डिसीजन को और अपने पास उसको ले लेगा, ठीक है। देयर शुड बी अ ट्राइब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग अ लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन द क्वेश्चंस अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हैविंग अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशली। मेरे अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सही होना चाहिए। जस्ट सच ट्राइब्यूनल और ऑफिसर हैज़ एक्टेड विदाउट जुरिसडिक्शन, वो जुरिसडिक्शन के बाहर जा चुका है। ये तो सही होगा ही होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। Who among the following Chief Justice of India ordered the constitution of special bench called Social Justice Bench? आंसर इसका नॉट ईजी क्वेश्चन, वेरी 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 टफ क्वेश्चन। अगर आपको नहीं पता है तो फिर कोई इसमें इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। HL दत्तू इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। Who among the following is the author of the book बंदी जीवन? डायरेक्टली नोट्स से क्वेश्चन है कि नहीं है बताइए, ठीक है। और नोट्स वो कोई नोट्स मेरे वो नहीं है कि भाई 100 पन्ने के नोट्स, ठीक है। और लास्ट जो हम लोगों ने क्लास की थी 1 घंटे की, उसमें भी था कि नहीं है बंदी जीवन, सचिन सान्याल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तभी मैंने बोला था कि 1 घंटा दे दीजिए मुझे बस, और 1 घंटा जिसने दिया होगा हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन बन गए होंगे, चाहे भले उतना ज़्यादा कुछ ना आता हो पहले से हिस्ट्री में, ठीक है। एंड आई थिंक 3 क्वेश्चन कोई छोटी बात नहीं है। इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937, अब ये लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया तो था, लेकिन लास्ट में आते आते मेरी एनर्जी डाउन हो गई और ये बताना मैं भूल गया, ये मेरे ही कमी है, ठीक है। तो इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937, बाकी अगर बैच के टाइम पे जब मैंने क्लासेस ली थी हिस्ट्री की तब तो मैंने पढ़ाई था, लेकिन हाँ लास्ट जो हिस्ट्री की क्लास थी 1 घंटे, उसमें मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी अनफॉर्चुनेटली। बस ये टच करके निकल गया था कि हाँ 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बेसिस पे इलेक्शंस हुए थे 1937 में, और कांग्रेस ने आपकी काफ़ी सारी जगह मेजॉरिटी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी थी, लेकिन पंजाब और सिंध में इसको नहीं मिली थी मेजॉरिटी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पे इसको बनानी पड़ी थी, ऑप्शन नंबर ए। Consider the following statement. After forming the INA, Subhash Chandra Bose recruited a large number of soldiers from the Indian prisoners of war in Japanese camp. तो ये ऐसा कोई नहीं है कि एक्सट्रीम कीवर्ड हो, कोई डेटा, कोई फैक्ट या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जिससे ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। और बिल्कुल रानी ऑफ जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी थी झांसी की, उन पे एक रेजिमेंट बनाया था इन्होंने, विमेन डिटैचमेंट नेम्ड आफ्टर द रानी ऑफ झांसी। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, बोथ 1 and 2, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 छूट गया क्या? हाँ 32 छूट गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिनोटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ भक्ति इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इनमें से सही मैच्ड कौन सा नहीं है? ये आपका भक्ति एंड सूफ़ी मूवमेंट से, सूफ़ी तो नहीं है लेकिन हाँ भक्ति से। अब यहाँ पे एक कैच है, ठीक है। पहले तो आंसर मैं बताता हूँ इसका, देखो ये तो सही होगा नयानर, ठीक है, जो शिवा बिलीव करते हैं। अलवर वो होते हैं जो विष्णु जी पे बिलीव करते हैं, और सगुन निर्गुण, देखो निर्गुण, निर का मतलब क्या होता है किसी चीज़ की कमी, राइट, विदाउट, बिलीव इन गॉड विदाउट एट्रीब्यूट, और सगुन निर्गुण दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट साउंड कर रहे हैं। तो अगर ये सही होगा तो ये भी सही होगा, एक क्वेश्चन के 2 आंसर तो हो नहीं सकते हैं। नया नर बिल्कुल शिवा बोलते हैं। कैच यहाँ पे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिनोटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ भक्ति इज नॉट करेक्ट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है शक्ति, ठीक है, तो शक्ति आंसर होगा, ठीक है, सुनील शेट्टी वाली शक्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अलवर जो है बिलीव्ड इन द डिविजन ऑफ भक्ति ऑफ शिवा, ठीक है, शिवा बोल रहा हूँ, भक्ति ऑफ विष्णु जी, शिवा के तो नया नर से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द 2 रिवर्स फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्ग एंड विजयनगर हम्पी? अब बताइए इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि नहीं आराम से, अगर आपने हिस्ट्री क्लास ली थी। विजयनगर किंगडम का जो कैपिटल था हम्पी, वो किस नदी किनारे सिचुएटेड था? तुंगभद्रा कहीं ऑप्शन में कोई और में है ही नहीं, आंसर होगा। और तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी थी? मैंने आपसे पूछा था अभी था, तो कृष्णा की, ठीक है। मूसी हो गई, तुंगभद्रा है ना, घाट प्रभा, माल प्रभा, सब कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विद अ डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर? CRPF, असम राइफल्स, ITBP, CISF। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जा सकता था। अब ये तो अगर पता है तो ठीक है, नहीं यहाँ पे अगेन इट वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन। इस तरह से बनाया जा सकता था कि भाई जो UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें असम राइफल की वैकेंसी नहीं होती है, और इसका रीज़न यही है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही टोटली आती हैं, चाहे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है चाहे ऑपरेशनल कंट्रोल हो। लेकिन अगर हम असम राइफल की बात कर लें तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, लेकिन इनका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर इंडियन आर्मी के अंडर आता है। तो इसी वजह से इनमें डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथनिक कम्युनिटी ऑफ असम? असम अहोम, ठीक है, थोड़ा सा राइम भी कर रहा है अगर आप देखें तो। भील गौंड ये सेंट्रल इंडिया MP वगैरह एरिया में, और आदि जो कम्युनिटी है ये अरुणाचल की है, ठीक है, अरुणाचल। द शेवरॉन्स एज द नेम ऑफ द क्रिकेट टीम
इज़ द नेम ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़? जिम्बाब्वे इसका आंसर होगा। शेवरॉन्स, अब पता नहीं यार क्यों ये क्वेश्चन पूछा है, करंट में तो आई थिंक न्यूज़ में भी नहीं था। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि चीता कहाँ पे लाए गए, नामीबिया और साउथ अफ्रीका दोनों से एक ही जगह पे लाएँ, कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास, ठीक है। अच्छा बताओ कमेंट में क्योला देव घाना कहाँ पे है? वो अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2022। जो नोबेल प्राइज़ मिले फिजिक्स में 2022 में उसको कौन रेसिपिएंट नहीं है? तो जो क्लॉज हैज़लमैन है इनको मिला था 2021 वाला, ठीक है। मिला तो था लेकिन 2021 में, 2022 में एस्पेक्ट, क्लॉजर और जिलिंगर को मिला था, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क्स आर इन्वॉल्व इन एनिमल्स फॉर क्विक एंड एफिशिएंट रेस्पॉन्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ रिफ्लेक्स आर्क? इनमें से कौन सा सही रिप्रेजेंट करता है एक रिफ्लेक्स आर्क को? तो सबसे पहले देखो सब में रिसेप्टर है, सब में रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर के बाद यहाँ सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ मोटर न्यूरॉन है, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन। तो ये बस यहाँ पे कैच था, अगर आपको ये पता था कि सेंसरी न्यूरॉन से वो के बाद आपका ये आता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए थे। सेंसरी न्यूरॉन के बाद ये जाता है रिले न्यूरॉन में, और एक्चुअली में जो रिले न्यूरॉन होता है वो सेंसरी और ब्रेन को कनेक्ट करता है, या फिर सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करता है। तो आंसर यहाँ होगा सेंसरी के बाद रिले, रिले के बाद ब्रेन, उसके बाद मोटर एंड देन इफेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन? आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। आयोडीन होगा, ठीक है, आयोडीन होगा, क्योंकि आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो आपका जो घेंगा रोग हो जाता है ना, गला सूज जाता है, और गले में कौन सा ये होता है? थायराइड ग्लैंड होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करता है ना। ये ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करके करना था, तो ये भी टफ क्वेश्चन तो नहीं कहा जा सकता इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन प्लांट सेल आरएनए इज प्रेजेंट इन? ना, इसके आंसर के रिगार्डिंग आई एम नॉट श्योर, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा भाई, फालतू का। मुझे 2 ऑप्शन में डाउट है, लेकिन मैं आपको इसको कमेंट सेक्शन में बाकी सर्च करके बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फालतू में यहाँ पर जबरन कोई लॉजिक में नहीं घुसेड़ूंगा। इन ग्रासेस इंटर कैलरी मेरिस्टम इज़ यूजुअली लोकेटेड? तो अगेन इजी क्वेश्चन है। टिप्स ऑफ रूट और शूट में कौन सा प्रेजेंट होता है? एपिकल प्रेजेंट होता है। लेटरल तो आपका विड्थ बढ़ाता है, साइड में प्रेजेंट होता है। तो बचा एक ऑप्शन, बेस ऑफ लीव्स। नॉट अ टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स? तो इनमें से किसमें लिविंग सेल्स होती हैं? ट्रैकाइड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, सभी आपके क्या हैं? सभी आपके हैं जाइलम के टाइप्स। और यहाँ पे जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है उसकी जो सेल्स होती हैं दैट आर लिविंग सेल्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और फ्लोएम के केस में फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारी लिविंग होती हैं, ठीक है। 3 रेजिस्टर्स हैं, 11 ओम, 22 ओम और 33 ओम के, पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है, समानांतर में। इक्विवेलेंट क्या होगा? बहुत आसान है, 1/11, 1/22, 1/33 करेंगे, और यहाँ पे हम एलसीएम लेते हुए 66, ठीक है। और 6 बार 3 और 2, 6 3 9 2 11, तो 11/66, फिर क्योंकि 1/r था यहाँ पे तो r निकालने के लिए 66/11, 6 ओम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर बिटवीन रेड लाइव वायर और ब्लैक न्यूट्रल वायर में कितना होता है इंडियन डोमेस्टिक सप्लाई में? तो ये होता है 220 वोल्ट। ये भी अगर आपने वही लास्ट के टाइम पे अगर ये चीज़ रिवाइज किया होगा वाला चैप्टर तो आपको रिकॉल हो जाएगा। बाकी आई थिंक शायद आपने लिखा भी देखा होगा 220 वोल्ट, तो भी आपको रिकॉल हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। द हाइड्रोजन बॉम्ब एंड द यूरेनियम बॉम्ब आर बेस्ड रेस्पेक्टिवली ऑन? तो हाइड्रोजन बॉम्ब सबको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पे बेस होता है, जिस फॉर्म में आपका सन एनर्जी भी बनाता है। ये गलत, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, तो आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है, जियोथर्मल फ्यूजन नहीं, ऑप्शन नंबर है। साउंड और लाइट वेव्स क्या होती हैं? तो भाई पता है आपको कि साउंड वेव्स, ये भी आसान क्वेश्चन है। साउंड आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है, बिकॉज यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो रेस्पेक्टिवली लॉन्गिट्यूडनल एंड ये होती हैं आपकी ट्रांसवर्स, ठीक है। तो इसी वजह से साउंड वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता और लाइट वेव्स को किया जा सकता है। 48 है यहाँ पे, कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ, इस स्पीड से चल रही है 12 मीटर पर सेकेंड से, डेक्सलेरेशन हो जाता है। डेक्सलेरेशन का समझते हैं मतलब नेगेटिव का एक्सेलरेशन। द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स? तो यहाँ पे ब्रेक लगता है तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने? तो डिस्टेंस v² = u² + 2as, जो हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन है। तो उसमें से अगर हम देखें तो रुक जाती है, स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी कि इसमें जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0 = इनिशियल वेलोसिटी 12 है, 12 का स्क्वायर होता है 144 + 2 एक्सेलरेशन की जगह डेक्सेलरेशन इस वजह से -6 रखूँगा, और ये s यानी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया निकालना है, ये कितना हो जाएगा 0 = 144 - 12 का s, और ये जब 12 का s उधर जाएगा तो s बराबर 144/12 यानी कि 12 मीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ दी
केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, अगेन सुपर इजी क्वेश्चन, आपको भी पता है NaHCO3 होता है, ये सबने कर लिया हुआ आई थिंक। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये गलत हुआ आपका, ये भी गलत हुआ, ये भी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइल डाइल्यूटिंग कंसनट्रेटेड HNO3, क्या चीज़ होती है जब आप डाइल्यूट करते हैं बहुत कंसनट्रेटेड HNO3 को। तो पहली बात तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत भयंकर होती है, और अगर आपको याद हो 11th-12th में ये मना किया जाता था स्टूडेंट्स को करने से, क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक और काफ़ी डेंजरस होता है, हमेशा इसको टीचर्स ही करते थे, ठीक है। द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस वॉल्यूम इंक्रीजेस, वाटर, सही है, वाटर मस्ट बी एडेड स्लोली टू, बिल्कुल सही, थोड़ा धीरे 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 साइड से ऐड किया जाता है ताकि बहुत भयंकर रिएक्शन, अगर एकदम से ऐड कर दो मर जाओगे, ठीक है। एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर, ऑप्शन नंबर A 1, 2 and 3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pH फॉर द गिवन सब्सटेंसेस, ये भी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे pH मान पूछा, आपको ही पता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एंटासिड के रूप में यूज़ करते हैं, हाईली एल्कलाइन होता है, हाईली बेसिक होता है, और जूस, लेमन का जूस तो हाईली एसिडिक होगा, तो ये हाईली एसिडिक होता है। फिर ये आपका आएगा उतनी, मतलब स्लाइटली एसिडिक वाली कैटेगरी में। ब्लड आपका स्लाइटली अल्कलाइन होता है 7.4, आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है 10.5 होता है इसका pH का मान, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस, तो इनमें से एनोडाइजिंग प्रोसेस के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? हाँ, एनोडाइजिंग प्रोसेस, तो भाई इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? एल्यूमिनियम का। इट मेक्स एल्यूमिनियम कोरोजन रेसिस्टेंट, बिल्कुल सही है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, टाइटेनियम एंड मैग्नीशियम कैन बी एनोडाइज्ड, यानी कि कैन भी मतलब है जनरलिस्टिक थोड़ा सा है। और ये भी पता होता है कि भाई एल्यूमिनियम को हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में। क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज़ द एनोड, सही है, लेकिन ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व एट द एनोड, एनोड ध्यान रखना, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन जो होती है वो एनोड पे निकलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, इसका आधा पार्ट सही है, आधा गलत है। नैप्थलीन बर्न्स विद अ येलो सूटी फ्लेम, दिस इज़ बिकॉज, तो ये येलो सूटी फ्लेम के साथ क्यों ब्लो होती है? तो क्यों? अब ये अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का पढ़ा था। ये सैचुरेटेड क्लियर फ्लेम के साथ बर्न करता है, और जो अनसैचुरेटेड होता है बर्न्स विद अ येलो सूटी फ्लेम, बिकॉज इसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, ठीक है। तो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इज लो, देयर इज इनकम्प्लीट कन्वर्शन, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ये जो है ऐसा जलता है, ठीक है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या मैंने बता दिया ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं अगला वाला, और इसका आंसर मैंने बता दिया ना, इसका सी, इसका डी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भी। विकी टोल्ड, नॉट सोल्ड, विकी टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज विजिट टू स्टेवर्ट आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी एंड हॉके बे, ठीक है, या फिर हॉक बे जिसको प्रोनाउंस करते हो। विच कंट्री डिड विकी विजिट? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर आयरलैंड? स्टेवर्ट आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी एंड हॉकी बे, तो भाई विजिट कर रहा है। अब यहाँ पे अगेन अगर आपको ये लोकेशंस नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, टफ क्वेश्चन है। अब वो विजिट कर रहा है, ठीक है, विजिट कर रहा है मतलब किसी ढंग की कंट्री में विजिट कर रहा होगा, ठीक है। न्यूजीलैंड वैसे इसका आंसर होगा, लेकिन अब पता नहीं कौन सा लॉजिक लग सकता है, लेकिन हाँ कि भाई देखो पहली बात तो ये है कि बे वगैरह है, ठीक है, आइलैंड, ठीक है। इसको ऐसे एलिमिनेट किया जा सकता था, विकी टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज विजिट टू स्टेवर्ट आइलैंड, बे एंड हॉक बे, यानी बे भी होनी चाहिए और आइलैंड भी होना चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग इसको तुरंत एलिमिनेट किया जा सकता है, बिकॉज ये कोई आइलैंड कंट्री नहीं है। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको भी, इसको और इसको हम आइलैंड नहीं बोल, सॉरी, कनाडा और आयरलैंड को हम आइलैंड नहीं बोल सकते हैं। तो इस वजह से ये दो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते थे, और आंसर यहाँ पे आप दो ऑप्शन में फिर लगा सकते थे, थोड़ा सा गेस, आंसर इसका न्यूजीलैंड होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव इज़ प्लानिंग टू विजिट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन दिल्ली, ही विल बी विजिटिंग, तो दिल्ली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विजिट करेगा, तो इनमें से कहाँ कहाँ विजिट करेगा? तो भाई एक तरह से आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि दिल्ली में कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगेन अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। तो रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और जामा मस्जिद, जामा मस्जिद नहीं होगा, ठीक है। रेड फोर्ट कुतुब मीनार तो है बट जामा मस्जिद नहीं। रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, अगेन रेड फोर्ट कुतुब मीनार तो है बट नॉट इंडिया गेट। रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिटीज़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा इफ समवन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? इसमें भी थोड़ा सा ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए आपका कि वेस्ट से ईस्ट में जाने में आपको सिटीज़ को लगाना है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट में जाना है आपको। तो ये देखो अगर हम बात करूँ तो जो मेरा कानपुर है ना, कानपुर से अगर हम प्रयागराज जाते हैं तो हमें ऐसे जाना पड़ता है, तो इसका मतलब हमारा कानपुर जो है वेस्ट साइड में है, फिर उसके बाद प्रयागराज आएगा, तो कानपुर प्रयागराज पहले, तो ये दो ऑप्शंस तो आपके कट जाएंगे, ठीक है। अब बात है भागलपुर और पटना में,
तो अगर हम बिहार की बात करें तो पटना ऑलमोस्ट सेंटर में है, ऑलमोस्ट सेंटर में है, और भागलपुर थोड़ा सा ही झारखंड टाइप साइड, झारखंड साइड में नहीं, इसके ईस्टर्न साइड में है। तो यहाँ पे अगर हम वेस्टर्न से देखेंगे कानपुर, प्रयागराज, पटना और तब भागलपुर आएगा, ठीक है। प्रयाग, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि एक तरह से उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है, यानी जैसे इंडिया का ये, ठीक है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट, वैसा टाइप ही पूछ रहा है कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट किसका ज़्यादा है। इसको मैं बहुत टफ, बहुत ईजी में नहीं रखूँगा, मॉडरेट में रखूँगा। रीज़न उसका ये है कि छत्तीसगढ़ थोड़ा इस टाइप का है राज्य, इस टाइप का अगर आप देखो तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा नहीं हो जाएगा आपको लगता है। उड़ीसा भी उतना नहीं है, तेलंगाना भी उतना नहीं है, झारखंड तो सबसे ही छोटा, झारखंड को तो तुरंत ही एलिमिनेट किया जा सकता है। उड़ीसा, अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें तो इस तरह से, ठीक है, खड़ा टाइप में ये थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैच करना यहाँ पे डेज को, ये आई थिंक इजी क्वेश्चन है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं, ये क्वेश्चन आई थिंक CAPF में पिछली बार या फिर उससे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 3 होगा, और वाटर डे भी आई थिंक आसान है, ठीक है, 4, और अर्थ डे, मदर अर्थ हम बोलते हैं अपनी अर्थ को, तो मदर अर्थ डे मनाते हैं 2, ठीक है। अगर आपको नहीं पता था तो भी 3, 4, 2, ठीक है, 3, 4, 2 नहीं है इसमें, 3, 4, 2 इसमें है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो टॉप 5 में कौन सी नहीं है जो निकालता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो उसको NCT ऑफ दिल्ली, आपको लग सकता है कि एजुकेशन के मामले में तो दिल्ली सही रहेगा, लेकिन आप ये देखिए इंडेक्स निकाल कौन रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो केरला, पंजाब, चंडीगढ़ तो थी, लेकिन NCT ऑफ दिल्ली नहीं थी उसमें, ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द एक्ट्रेस, पहचानिए कौन है ये एक्ट्रेस। विजयतिमाला है, वहीदा रहमान है, माला सिन्हा है, फिर आशा पारेख। तो शी इज़ अ रिनोन फिल्म एक्ट्रेस, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर and an accomplished Indian classical dancer. She was conferred the Padma Shri in 1992 and has served as the मेन, ये पद्म श्री उनको मिला 92 में, ठीक है, और दादा साहब फाल्के मिल रखा है। आंसर होगा इसका आशा पारेख, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेन्यू ऑफ द UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस, UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस का वेन्यू था 2023 का न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, हाँ, टूम ऑफ सैंड रिटन बाई गीतांजलि श्री, आपको पता है इंटरनेशनल बुक प्राइज़ मिला था, है ना, पिछली बार वाला तो जो वो कौन, करुणा तलिका है श्रीलंका के, उनको मिला था, है ना, बट उससे पिछला मिला था टूम ऑफ सैंड हमारी गीतांजलि श्री को। इज़ द फर्स्ट बुक ओरिजिनली रिटन इन एनी इंडियन लैंग्वेज टू विन द इंटरनेशनल बुक प्राइज़, ठीक है। ओरिजिनल लैंग्वेज में मिल तो सबसे पहले मिला था अरुंधति रॉय को, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, बट वो इंग्लिश में थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट बुक जो ओरिजिनली रिटन की गई हो इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज में, टूम ऑफ सैंड इज द फर्स्ट नॉवल ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू बी गिवन द, ये तो पक्का ही सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर होगा, बोथ 1 and 2। द 8th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, ठीक है, गरुड़ शक्ति, गरुड़ किसके बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। गरुड़ शक्ति किसके बीच में होती है, इंडिया और जापान के बीच में, मिलिट्री एक्सरसाइज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर दैट कैन बी यूज बाई द गवर्नमेंट फॉर कॉम्बाटिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो भाई इन्फ्लेशन से लड़ना है और गवर्नमेंट को, तो भाई इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, ये काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करती है, और इसको मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये तो गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती है। CRR SLR अगेन मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है यानी देश की, सेंट्रल बैंक, तो ये दोनों तो ऑप्शन तो हटा सकते हैं। इंक्रीजिंग दी नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, यानी पैसा और डाल रहे हैं इकोनॉमी में, वैसे भी पैसा और खूब डाला हुआ है, इन्फ्लेशन तगड़े से हो रखा है, पैसा और डाल रहे हैं। इन्फ्लेशन में करना क्या होता है, पैसा निकालना है, खींचना है अपनी तरफ इकोनॉमी से, तो उसके लिए हम क्या पूछ रहे हैं, दैट कैन बी यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर दैट कैन प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, जब आप एक्सपोर्ट में सब्सिडीज़ देगी गवर्नमेंट तब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, बिकॉज ये जो C और D है ये तो भाई सेंट्रल बैंक करती है, गवर्नमेंट नहीं करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C और D। और ये जो प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ये पहले हुआ करता था 2017 से पहले, जब 2017 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की जगह हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर लेके आएंगे, तो एक्सपेंडिचर करने से तो इन्फ्लेशन और इंक्रीज़ ही होना है, ठीक है। चलिए बाकी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी A भी हो सकता है, इसमें यार मेरे को कन्फ्यूजन है थोड़ा सा A और B में। उसका रीज़न ये है कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जैसे डिफेंस पुलिस में, जैसे अगर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आप ऐसे समझो जो आप कुछ स्कूल बनवा रहे हो, आप कुछ रोड बनवा रहे हो, जैसे कि आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है सैलरी, पेंशन, तो ये क्या है लोगों के पास पहुंच रहा है। इसमें ये लॉजिक से ये सही हो सकता है ऑप्शन नंबर A कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जैसे आप स्कूल बनवा रहे हो तो उससे पैसा डायरेक्टली थोड़ी ना
मतलब इन्फ्लेशन है, आप पैसे को स्कूल बनाने में यूज़ कर रहे हो तो लोगों के पास तुरंत थोड़ी ना पैसा पहुँच गया, लेकिन हाँ पैसे इनडायरेक्टली तौर से पहुँच सकते हैं कि भाई जो कंस्ट्रक्शन में जो मजदूर वगैरह लगेंगे उसके थ्रू पहुँच सकता है। तो आई थिंक बी होना चाहिए, बाकी ए भी हो सकता है इसका, बाकी मैं आपको ऑप्शन में इसके रिगार्डिंग कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है। द सस्टेन डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड एज सस्टेन डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। क्या होगा इसका? डिफ्लेशन, सिंपल। स्टैगफ्लेशन आप जानते हैं, जहाँ पे इन्फ्लेशन भी हो रखा है काफ़ी और अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हो रखा है, ठीक है। डिवैल्यूएशन होता है मतलब आप करेंसी को अपने डिवैल्यू कर रहे हो, ठीक है। रिसेशन का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड एक टाइम होता है जहाँ पे जैसे इस समय रिसेशन चल रहा है, जहाँ पे सारी चीज़ें डिफ्लेशन में जा रही हैं, जहाँ सारी चीज़ें के दाम एक तरह से घट रहे हैं, फिर पूरी इकोनॉमी डाउन हो रखी है एक लंबे पीरियड के लिए, दैट इज़ कॉल्ड रिसेशन। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से कौन सा पैरामीटर नहीं है। अब देखिए हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर किया था उसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलूँगा कि ये आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके टोटल 10 मतलब मोटा मोटा 3 पैरामीटर होते हैं और उसके अंदर टोटल अगर बात करें 10 हो जाते हैं, तो 10 याद रखना मुश्किल काम है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे एलिमिनेशन खेल सकते थे। आई थिंक जो हम लोगों ने किया था उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, ठीक है, और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है 2 था, तो बी और डी में आप बचते हैं लिटरेसी रेट और पर कैपिटा इनकम। अब लिटरेसी रेट से ये कोई पावर्टी इसमें नहीं होगी, ठीक है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आपने मान लेते हैं कि 7 साल, मतलब आप 10 साल 15 साल 20 साल जितना आपने स्कूलिंग किया उसके बेसिस पे तो डिटरमाइन हो सकता है, लेकिन लिटरेट आप कितने, वो यहाँ पे पैरामीटर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन दी टेक्नोलॉजी और इन दी डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। अब इसको मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि ये किसी ने आपको कहीं नहीं मिला होगा, आपको ये किसी ने करवाया नहीं होगा क्वेश्चन आपको, और ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो हम लोगों ने लेक्चर लिया था, डायरेक्टली मैंने से पूछा था कि टेक्नोलॉजी अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो मतलब होगा क्या, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो उसको ऑपरेट करने के लिए एक डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल सेट चाहिए, और जो डिमांड है और जो आपकी स्किल है उसके बीच में गैप है, और जब ऐसा होता है तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। फ्रिक्शनल आपको पता है, जब जॉब स्विच करते हो। साइक्लिकल मतलब है जैसे कि रेसेशन वगैरह आता है इकोनॉमी में तो साइक्लिकल आता है, और डिस्गाइज का जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इनमें से कौन से इसके ऑब्जेक्टिव्स है? करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ऑगमेंटिंग फैसिलिटीज़ फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन दी कंट्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर होगा 1, 2 and 3। यहाँ पे कोई एक्सट्रीम कीवर्ड डेटा फैक्ट नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स सजेस्टेड द डिसोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स रिप्लेसमेंट बाय लोक सेवक संघ। तो किसने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो, उसकी जगह लोक सेवक संघ ले आओ? ये हमारे गांधी जी ने ही बोला था, ठीक है, कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद इसका कोई पर्पस है नहीं, ठीक है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय ऑल वुमेन कंटिजेंट टू यूएन पीस कीपिंग मिशन। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पीडीएफ में भी था जो करंट अफेयर में वाली मैंने दी थी, और हम लोगों ने जो लास्ट करंट अफेयर का रिवीजन क्लास किया था उसमें भी हम लोगों ने किया था। सूडान आंसर होगा, ठीक है। क्रोएशिया हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्रोएशिया तो खैर इतना कोई ऑप्शन को पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं अभी के लिए, है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो क्रोएशिया हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है यूरोजोन का मेंबर बन चुका है ना, और इसने अपनी जो कोरोना करेंसी है उसको गिव अप कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्वयं प्रोग्राम, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है स्वयं प्रोग्राम का? आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आसान इसलिए है बिकॉज मैंने तुम्हें बोला था प्रीवियस लेक्चर देख लेना, वो सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी ना अभी, सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शंस, तो वहाँ पे था ना, अभी 2-3 क्वेश्चन करवाए ना उससे, ये भी आराम से हो रहा है। अब स्वयं से वीडियो लेक्चर मिल रहा है, क्लासरूम लेक्चर, या तो वीडियो लेक्चर मिलेगा तो क्लासरूम लेक्चर मिलेगा, और वो मैं कैसे, और मेरा ये चीज़, ये जो मेरा बिलीफ सिस्टम है ये और इंटेंसीफाई हो गया जब मैंने देखा कि ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउन स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड, यानी ये भी ऑनलाइन की बात कर रहा है, ये भी ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म की बात कर रहा है, ये भी डिजिटल फॉर्म की बात कर रहा है, यही बेचारा अकेला बच गया जो बात कर रहा है फिजिकल फॉर्म की। ऑप्शन नंबर बी। Which among the following department or authorities is not under the Ministry of Home Affairs? Department of States, Department of Official Language, National Authority of Chemical Weapons Convention, Department of Jammu Kashmir। तो सारे डिपार्टमेंट जो है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, बट नेशनल अथॉरिटी जो है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, ठीक है। 74th, who among the following is given the discretionary powers under the 5th schedule of the Constitution of India to set up tribal advisory council in a state which has scheduled tribes but not scheduled areas? ये आपका डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज आर इंक्लूडेड इन द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल्स? तो भाई ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने ये तो पढ़ा था कि भाई जो हमारी जोनल काउंसिल्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। कितनी जोनल काउंसिल्स हैं, सारी चीज़, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला, बट
ये हमने नहीं पढ़ा था कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन सी आती हैं, और ये टफ क्वेश्चन था क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। हो सकता है आपको लगे कि उत्तर प्रदेश है, बट उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है, सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता है। तो ये भी गया, और उत्तराखंड भी सेंट्रल वाले में ही आता है एक्चुअल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। द नोशन ऑफ किंगशिप प्रोजेक्टेड बाय द कुशान रूलर्स इज बेस्ट एविडेंस्ड थ्रू। हाँ, अगर आपको ये पता था भाई कि सेंट्रल करके भी होता है तो आप शायद थोड़ा इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते थे उसमें कि भाई अगर सेंटर है तो उसमें मध्य प्रदेश भी आएगा, उसमें उत्तर प्रदेश, जो सेंट्रल इंडिया के जो राज्य हैं वो आएंगे, तो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे। द नोशन ऑफ किंगशिप प्रोजेक्टेड बाय द कुशान रूलर्स इज बेस्ट एविडेंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नोशन ऑफ किंगशिप है, किंगशिप का नोशन कुशान रूलर्स ने किसके थ्रू दिखाया, तो कॉइन्स एंड स्कल्पचर के थ्रू दिखाया। इसको थोड़ा ऐसे कर सकते थे कि भाई आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कुशान जो रूलर्स थे उन्होंने सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म और लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब तुम बोलोगे नहीं लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन्स तो सर गुप्तार्स ने इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन मैं बोला लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स तो वो भी कुशान ने इंट्रोड्यूस किए थे, तो उससे थोड़ा आप वहाँ पे कर सकते थे कॉइन्स एंड स्कल्पचर, इसका आंसर होगा। वो अमंग द फॉलोइंग वर रेफर्ड टू एज द थेरिस इन द एंशिएंट इंडिया। तो थेरिस किसको बोला गया एंशिएंट इंडिया में, ये एल्डर जो नन्स थी ना बुद्धिज़्म धर्म की, उनको बोला गया। तो बिकॉज थेरिस का मतलब होता है बूढ़ा। विच member of the, or again a tough question, which among the which member of the servants of India society founded the सेवा समिति at Allahabad in 1914। ये किसने फाउंड किया था, जो आपके सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था उसके भी मेंबर थे, ये हृदयनाथ कुंजरू थे। अगेन आपका ये आसान क्वेश्चन है, इसको मैं आसान ही बोलूँगा बिकॉज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट सर हम लोग कर भी चुके हैं, और मैंने आपको बताया भी तो बार बार कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन आते हैं और हम लोगों ने किया भी था, ठीक है। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज कंक्लूडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो प्रीवियस ईयर का, जहाँ पे आपका ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वडगांव, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सलबा, इन सबको ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा गया था। पिछले से पिछला वाला आई थिंक कुछ था, पिछले में तो नहीं लेकिन उससे पिछले में पूछा गया था ये ऑर्डर में लगाने के लिए, तभी मैंने आपको करवाया था। और मैंने शुरू के 5 मिनट शुरू वाली चीज़ ही आई थिंक स्टार्ट ही इसी से किया था, ट्रीटी से ही। और सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सलबा ही बताई थी 1782 में, जो साइन हुई थी आफ्टर दी एंग्लो मराठा वॉर। तो अब ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर जिसने ये गलत कर दिया तो एक तरह से कहीं ना वो लूज आउट कर जाएगा, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा पढ़ के किया जा सकता था। ये वाले जो क्वेश्चन हैं नो डाउट टफ है, नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो आसान है वो नहीं छूटने चाहिए तुमसे। नेम द बैटल इन विच ट्रैवनकोर किंग डिफीटेड द डच। टफ क्वेश्चन ये था आपका बैटल ऑफ कोलाचिल। बैटल ऑफ कोलाचिल में जो है जो ट्रैवनकोर के किंग थे उन्होंने डच को डिफीट किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 81। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स डिड द कोया एंड कोंडा ट्राइबल चीफ्स राइज अगेंस्ट द लोकल ओवरलॉर्ड फ्रॉम मनसबदार फैमिली। रंपा रेबेलियन, गोदम अपराइजिंग, अगेन रंपा रेबेलियन, द तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल। अगेन सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन, सिमिलर ऑप्शंस वाली ट्रिक लग रही है भाई, ये रंपा रंपा बार बार कर रहा है, यानी कि इन्हीं दोनों में से आपको कोई रंपा करना है, ठीक है। तो अब या तो अब यहाँ पे गेस मार सकते हो कि भाई ए और सी में 50% चांस है कि एक सही होगा, बट फिर भी अगर मुझे किसी के साथ जाना है तो आई वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए 1879 टू 1880। बिकॉज अगर मैं बात करूँ इस तरह के ट्राइबल जो रिवोल्ट्स हुए थे वो इसी टाइम पे हुए थे, चाहे मैं सन्यासी की रिवोल्ट की बात कर लूँ या फिर किसी की भी, ज़्यादातर इसी फेज़ में हुए थे इस टाइम पे। अब भाई रंपा रेबेलियन है, मतलब 1922 में भी हुआ था नो डाउट, लेकिन अगर बात करूँ बहुत ही इंटेंसिफाइड, अगर बात करूँ यहाँ पे लोकल ओवरलॉर्ड थे और ये आपके ट्राइबल चीफ्स थे, ट्राइबल चीफ्स उसी टाइम में ज़्यादा एक्टिव थे, जो आपका 1879 या फिर लेट 19th सेंचुरी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बाकी हाँ, इस ट्रिक से आप 2 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा बार कौन जीता, तो अर्जेंटीना 3 बार जीता, ब्राज़ील 5 बार जीता, और ब्राज़ील ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। Who among the following is the author of the famous novel City of Joy? City of Joy का कौन आपका ऑथर है, तो ऑप्शन नंबर बी डोमिनिक लैपियर इसके ऑथर हैं। अब ये नॉवल पता नहीं क्यों पूछी, आई डोंट नो, ठीक है। Who among the following is honored with the UNEP 2022 चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड इन एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी, तो इसमें मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम दी। तो ये जो थीम है इस बार की उसको कहाँ से ड्रॉ किया गया है, तो ये महाउपनिषद से, ठीक है, महाउपनिषद से इसको ड्रॉ किया गया है, ऑप्शन नंबर बी।
The 16th edition of the Indo-Nepal Annual Joint Exercise in Jungle Warfare and Counter-Terrorism Operations was held in December 2022 at Nepal Army Battle School, सलझांडी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज? तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा. ठीक है, हिंदी नाम है तो हिंदी भाषी कोई आपका देश होगा. बाकी तो यार आई थिंक आसान भी सबको पता होगा, है ना. युद्ध अभ्यास तो हम यूएसए वगैरह के साथ करते हैं, संप्रीति बांग्लादेश के साथ करते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, सूर्य किरण. 10 बज रहा है जीएमटी में. ठीक है, तो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में कितना बजेगा? तो भाई ग्रीनविच मेरिडियन का मतलब है 0 डिग्री. तो पहले हमें डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट कर लेना होता है. 90 डिग्री का डिफरेंस है, 90 और 0 में 90 का डिफरेंस है. 1 डिग्री में 4 मिनट, यानी कि कितना हो गया? 360 मिनट. यानी कि अगर मैं बोलूँ तो 6 घंटे. घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो 6 घंटे. या फिर सिंपल इस तरह से बोल सकते हो कि 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 90 डिग्री में 6 घंटा. ठीक है, तो 6 घंटा आगे या पीछे, तो ये ईस्ट में है तो हमें ऐड करना होगा. 6 घंटे आगे होगा. 10 बज रहा ग्रीनविच में, तो शाम के 4 बज रहे होंगे. शाम के 4 बज रहे होंगे. और यहाँ पे देख लीजिए सिमिलर वाले ऑप्शंस यहाँ पे भी, अगर नहीं भी कैलकुलेट कर पा रहे थे तो यहाँ पे भी वो चीज़ लग रही है. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लैनेट, अगेन ईजी क्वेश्चन. पिछला वाला भी ईजी क्वेश्चन था. ठीक है, उससे पिछला जो आपके 2 एक्सरसाइजेस पूछी वो भी ईजी क्वेश्चन था, और ये भी ईजी क्वेश्चन है आपका. पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लैनेट इज टर्म्ड एज गैस प्लैनेट्स एज दे आर कंपोज प्राइमरली ऑफ लाइटर आइसेज, लिक्विड्स एंड गैसेज. गैस प्लैनेट बोलते हैं हम. ठीक है, मार्स तो होगा नहीं, टेरेस्ट्रियल में आता है. ठीक है, अगेन ये नहीं होगा, अगेन ये नहीं होगा. आंसर क्या होगा? जेसन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल टाइप. यहाँ पे सॉइल टाइप बताई गई. दी सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस proportions of sand, silt and clay. These soil contain adequate proportions of potash, phosphoric acid and lime. These as soils can be further classified on the basis of their age. Again डायरेक्टली थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है, लेकिन इसका आंसर एलुवियल होगा. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम लाइक कंडीशन में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता था, लाइम की वजह से एलुवियल और ब्लैक में डाउट हो सकता था. बट यहाँ पे दी सॉइल्स कैन बी फर्दर क्लासीफाइड ऑन देयर बेसिस ऑफ एज. और इसमें क्योंकि सैंड, सिल्ट और क्ले होता है, क्योंकि मैंने आपको अगर याद तो बताया था कि जो एलुवियल सॉइल है वेस्टर्न साइड की मोर सैंडी होती है, और यहाँ पे ईस्टर्न साइड की थोड़ी सी लोमी या फिर क्लेई नेचर की होती है. तभी यहाँ पे वीट वगैरह और यहाँ पे राइस वगैरह जो है ज़्यादा होता है. तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, एलुवियल सॉइल, जो कि नदियों के द्वारा लाई जाती है. ठीक है, consider the following statement and identify the correct answer using the code given below. In a thermal power station, fuels such as oil, coal or natural gas are used to generate electricity. Fuels are burned to heat water and turn it into steam, which goes through a turbine which spins and turns, generating electricity. Fuels are burned to heat water and turn into steam, which goes to a turbine which spins. तो दोनों ही यहाँ पे सपोर्टिव स्टेटमेंट है. मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर होगा, स्टेटमेंट दोनों हैं तो सही, और यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है. बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. एक सेकेंड, ठीक है, हाँ वो दूसरा वाला पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. और जो स्टेटमेंट 2 है वो पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है. इंडस रिवर का जो बेसिन है वो कहाँ तक फैला हुआ है? तो इसका मतलब है इंडस, उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सब कुछ मिला के कहाँ तक फैला हुआ है. यानी कि इसका विस्तार कुछ ज़्यादा नहीं होगा, आपको लगता है? क्यों? क्योंकि पूरा बेसिन बोल दिया, यानी कि उसकी ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरीज सबको ही इसमें आ जाएगा. तो यानी कि लद्दाख, JNK, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सबको ही इसमें आएगा. ठीक है, याद रखिएगा. बिकॉज जब भी थोड़ा सा ये क्या है ना, ये चीज़ तब डेवलप होती है, मैं बोल दूं कि कैसे हो गया, तो ये चीज़ें तब डेवलप होती हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करते हो, तब आपको पता चलता है. जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई बेसिन लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी रिवर होगी ज़रूर जो आपकी थोड़ा सा टच करके किसी स्टेट से पास हो रही होगी, लद्दाख से. तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये चीज़ गेस लेना पड़ता है. 92 बात करें, 92 होगा ना. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट. सॉलिसिटर जो जनरल भाई साहब होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होते हैं. ठीक है, अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल तो कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं 76 के तहत, लेकिन सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है. विच अमंग द फॉलोइंग, अगेन ईजी क्वेश्चन है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट हैव अ मेंबर फ्रॉम राज्यसभा. अगेन ईजी क्वेश्चन है. ठीक है, हम लोग कई बार कर चुके हैं कि एस्टिमेट कमेटी जिसमें 30 सदस्य होते हैं उसमें सारे के सारे लोकसभा से आते हैं. ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग में 22 होते हैं, जिसमें कि 7 राज्यसभा से आते हैं, 15 लोकसभा से. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन होना चाहिए, बिकॉज प्रेसिडेंट रिगार्डिंग सब कुछ पढ़ चुके हम लोग. A union minister shall not be eligible for election as the president. The president is elected by the elected members of the parliament. सही बात है. And the legislative assembly of state and duties. सही बात है.
ठीक है। द इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी सही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं होते, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज फॉलोड, ये भी सही है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यूनियन मिनिस्टर जो है चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जब जीत जाएगा तो उसको वो अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आगे आते हैं, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर। तो जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, जो काफ़ी एनआरसी वगैरह के टाइम पे काफ़ी बवाल में रहा था, तो ये कब से सिटीजनशिप को डिटरमाइन करता है, यानी कि एक तरह से इसका पैरामीटर क्या है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक 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 ठीक। तो इसका पैरामीटर क्या है, तो भाई 26 जनवरी 1950 जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, आज़ाद हुए कब, तो जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया, तो ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 इसका पैरामीटर है। अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, नेशनल MPI कंस्ट्रक्टेड बाय नीति आयोग, हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड डिप्राइव्ड ऑफ, हाँ अगर डिप्राइव्ड, अगर कोई भी हाउस होल्ड को डिप्राइव्ड कब बोलेंगे, सिंगल मेंबर ऑफ हाउस होल्ड इज आइडेंटिफाइड एज अंडरनरिश्ड, द बॉडी मास इंडेक्स ऑफ अ वुमेन मेंबर बिटवीन 15 ईयर्स एंड 49 ईयर्स ऑफ एज इज बिलो 18.5, इसका दोनों ही गलत होंगे, ठीक है, ऐसा कर कोई पैरामीटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, नाइदर 1 नॉर 2। मुझे ऐसा लगता है इसमें काफ़ी लोग सी मार के आएंगे, लेकिन इसमें आंसर डी होगा, नाइदर 1 नॉर 2। ये भी थोड़ा सा कैच है कि ज़्यादातर में ऑप्शन या तो सी होता है या डी होता है, ठीक है। ओनली वाला इस केस में जहाँ 1 ओनली 2 ओनली होता है, यूजुअली लेस कम होते हैं। द टाइटल्स ऑफ रया गा जा केसरी और दया गा जा केसरी वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज़, काकतिया, विजयनगर, गजपति, राष्ट्रकूटा। तो जिसने मेरी वीडियो लास्ट वाली देखी होगी तो इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। उसका कारण ये है कि मैंने आपसे ये बोला था कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो वहाँ पे ज़्यादातर में विजयनगर, वेस्टर्न घाट इस तरह का होता है, और ये होता भी चला आया है, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा यहाँ पे कैच है, विजयनगर आंसर नहीं, काकतिया डायनेस्टी है, ठीक है, काकतिया डायनेस्टी। और यहाँ पे थोड़ा सा आप देखो, मैंने कब बोला था विजयनगर लगाना, थोड़ा सा मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि पहले नॉलेज काम करता है, देन चीज़ें आती हैं कि जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चाहे ये वर्ड हो चाहे ये वर्ड हो, विजयनगर किंगडम कर्नाटक में था, नहीं साउथ इंडिया में था। जैसे कि अगर हमने KDR की 2 वो देखी थी, अमुक्त माल्यदा, ठीक है, अमुक्त माल्यदा, तो ये साउथ इंडिया का नाम है। तो ये आपको साउथ इंडिया के कहीं से नाम लग रहे हैं, राया गाजा केसरी और दया गाजा केसरी, तो उससे थोड़ा सा आप एलिमिनेट कर सकते थे कि हाँ विजयनगर नहीं होगा। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर विजयनगर मारा था तो आंसर गलत होगा, क्योंकि विजयनगर पे एक क्वेश्चन आ चुका है ऊपर, तो 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे विजयनगर से, ये भी एक कैच है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, नेम द लोकेशन ऑफ द म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग ग्रुप्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स अरेंज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज पीपल्स बाय अ किंग इन द 7th सेंचुरी। तो ये थे पल्लव आपके, ठीक है, पल्लव थे, ठीक है। और ये आपने इन्होंने की करी थी कुदुमियामलाई। आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया भी था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मैंने SSC वालों को पढ़ाया था, मुझे याद नहीं है, पढ़ाया तो था कि पल्लव जो है दीज वर द फर्स्ट, ठीक है, जिन्होंने द्रविडियन आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया साउथ इंडिया में, और इन्होंने ये इन्हीं का है ये कुदुमियामलाई, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया व्हाट वाज दस्तक, ये क्वेश्चन आई थिंक आसान है। अगर आपको याद हो, दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी को फारूक सियार ने इशू किए थे। दस्तक क्या होते थे, ट्रेड पासेस होते थे, ट्रेड परमिट्स होते थे, जिसका गलत यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला चिढ़ गया था, एंड देन वो बैटल ऑफ प्लासी वगैरह सब कुछ हुआ। दीज वर ट्रेड परमिट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विद ददनी सिस्टम। ददनी सिस्टम से कौन एसोसिएटेड है, तो ददनी सिस्टम जो है ये आपका अंग्रेज़ों के टाइम पे था। ये मतलब करते क्या थे कि कुछ पासेस टाइप इशू करते थे, मतलब एक ध्यान रखो, ये तो यार नहीं होगा, टेक्सटाइल तो पक्का नहीं होगा और वॉरफेयर भी पक्का नहीं होगा। सी या डी में कोई आंसर होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी रेवेन्यू कलेक्शन होगा शायद, ठीक है। ददनी सिस्टम थोड़ा इसी टाइप का ही था, जो रेवेन्यू वगैरह से संबंधित था, टेक्सटाइल और वॉरफेयर से तो संबंधित नहीं था, ये बात तो तय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कानागनाहल्ली आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिकल साइट, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर। द रिमेन्स ऑफ द कंगनाहल्ली स्तूपा कैन बी डेटेड बिटवीन 1st and 3rd सेंचुरी सी। एम्परर अशोका इमेज वॉज फाउंड एट द साइट। अब इसमें तीसरा वाला तो आई एम 100% श्योर कि होगा ही होगा, बट बाकी के रिगार्डिंग आई एम नॉट श्योर। तो अगेन मैंने एक क्वेश्चन में कुछ बताया था, 40th की लाइन में था, 42 आई थिंक कोई क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन नंबर 101, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, मैं फर्जी में आपको बता दूं कि 1 2 3 या फिर ऐसा कर, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोल्केनोज आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वोल्केनो के रिगार्डिंग सही है। द स्ट्रेंथ वोल्केनिक, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ वोल्केनो इज मेजर्ड बाय द वोल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स। Iceland and Philippines were created by volcanic activity. Volcanic soils are rich, deep and fertile and allow intensive agriculture to take place. अब यहाँ पे कैच है,
ये क्वेश्चन को मैं टफ नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि वही मैंने आप फिर से वही बात बोलूँगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स बताई हैं उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। अगर आपको पहले से आती है तो भी यहाँ पे इसको इस तरह से किया जा सकता था कि जैसे वोल्केनिक सॉइल का मैंने क्या एग्जाम्पल तुम्हें बताया था, अगर याद हो तुम्हें तो, ब्लैक सॉइल, जब वो हिस्टोसॉल ऑक्सीसॉल सा पढ़ाया था। इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है ब्लैक सॉइल में, है सिर्फ कॉटन ही तो है जो ढंग से हो सकती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर किस में हो सकता है? जो थोड़ी सी हाईली ग्रेडेड सॉइल हो, ठीक है। या फिर जैसे अगर हम बात करें, चलो ठीक है, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल में एग्रीकल्चर अच्छा होता है कि फिर ब्लैक सॉइल में होता है? तो इसमें ये एक्सट्रीम कीवर्ड है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और ऊपर से लॉजिकल भी है और उससे ट्रिक से भी काम कर रहे हैं कि एक्सट्रीम है एकदम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर चलेगा इसमें। तो अगर आप 3 को एलिमिनेट कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 1 और 2 ओनली, ठीक है। तो ये बिल्कुल वॉल्केनिक जो सॉइल होती हैं वो डीप होती हैं, इम्परमिएबल होती हैं, सब आप ब्लैक सॉइल से सब कुछ रिलेट कर सकते हो। बट इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ये यहाँ पे कैच था। कौन सा टाइप ऑफ क्लाउड टाइप है? दे आर बॉर्न थ्रू कन्वेक्शन, ओनली क्लाउड दैट कैन प्रोड्यूस हेल, थंडर एंड लाइटनिंग, दे आर अंडर कॉलीफ्लावर शेप टावर्स ऑफ एन एनविल शेप। कॉलीफ्लावर शेप इस तरह के होते हैं विद फ्लैट बेस, तो यानी कि ये क्यूमुलस। अब ऑप्शन में तो भैया क्यूमुलस इसमें भी है, इसमें भी है क्यूमुलो टाइप, और इसमें भी है, और इसमें ही नहीं है, बस अब क्या करोगे? तो ये रिवीजन के टाइम पे याद करो, जब एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ हम रिवाइज किए थे, पूरा क्लाइमेटोलॉजी, तो वहाँ पे 2-3 बार मैंने बताया था 1000 MCQ सीरीज़ में भी कि आपका इसमें जब आपका वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो उसमें किस तरह के क्लाउड बनते हैं? डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपका हेल, थंडर और लाइटनिंग प्रोड्यूस करेंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से रिलेट कर सकते थे, हेल, ठीक है, और बारिश हो रही, खूब बारिश हो रही है, तो बारिश निम्बस वाले खूब करते हैं, ठीक है, उससे आप रिलेट और थोड़ा सा कर सकते थे। निम्बो स्टेटस नहीं हुआ क्योंकि कॉलीफ्लावर शेप है, तो भाई क्यूमुलस तो होगा ही होगा। बाकी निम्बस इसलिए होगा क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही है। मीना वॉन्ट्स टू शो diagrammatically how 2 sets of data, namely population size and number of services, are related to each other. Which of the following will be the most suitable for the presentation? तो पाई चार्ट तो नहीं होगा, ठीक है, स्कैटर ग्राफ में भी नहीं होगा आई थिंक, ठीक है, बिकॉज 2 sets of data namely population size and number of services related to। मेरे अकॉर्डिंग इसमें बार चार्ट होना चाहिए। बाकी फिर इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा इसको एक बार कंफर्म करके, ठीक है। तो आई थिंक 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, जिसको मुझे आपको कंफर्म करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? सुपर इजी क्वेश्चन है। गुजरात। मज़ा तब आता जब यहाँ पे ये देके और अंडमान निकोबार दे देता आंध्र प्रदेश की जगह, मज़ा तब आता, ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश फिर आंसर हो जाता, सॉरी आंध्र प्रदेश बोलो, वो अंडमान निकोबार दे देता, ठीक है, तब अंडमान निकोबार आंसर हो जाता। 106। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? विशाखापट्टनम पोर्ट इज़ अ लैंड लॉक पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट इज़ अ टाइडल पोर्ट। याद करिए टेलीग्राम में रिवीजन, ठीक है। आप में से किसी ने पूछा था सर तमिलनाडु के पोर्ट रिपीट कर दीजिए, तो हम लोगों ने किया था। विशाखापट्टनम आपका लैंड लॉक, डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है, ठीक है, और दीनदयाल पोर्ट और आपका जो कोलकाता पोर्ट है ये आपके टाइडल पोर्ट हैं, बिकॉज यहाँ पे टाइल्स आती हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया बिटवीन 2011 से लेकर 2021। हाउएवर देयर इज़ अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, या फिर बोथ बी एंड सी। एंड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, जिसमें कि कैनोपी आपकी 70% से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। ये आपका कि एटलीस्ट 50% ऑफ द लर्नर्स थ्रू स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम टू गेट एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन बाई 2025। सेकेंडरी स्कूल्स शुड कोलैबोरेट विद ITIs, पॉलीटेक्निक्स एंड लोकल इंडस्ट्रीज, and vocational education to be exclusively provided by NGOs। अब यहाँ पे कैच है मेरे अकॉर्डिंग, दैट इज एक्सक्लूसिवली, एक्सट्रीम कीवर्ड, एक्सट्रीम कीवर्ड। एक्सक्लूसिवली का मतलब है सिर्फ और सिर्फ NGOs ही प्रोवाइड कर सकते हैं वोकेशनल एजुकेशन। कल को कोई इंडस्ट्री चाहे, वोकेशनल का मतलब क्या है? वोकेशनल एजुकेशन मतलब स्किल देना स्टूडेंट्स को, तो स्किल क्या सिर्फ NGO ही दे सकते हैं? तो ये यहाँ पे कैच है। तो तीसरा वाला अगर गलत होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं, 1 तो सही होगा ही होगा। एंड सेकेंडरी स्कूल शुड कोलैबोरेट विद ITIs, पॉलीटेक्निक्स एंड लोकल इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। 3 तो गलत होगा बिल्कुल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, और तभी मैंने बोला था थोड़ा सा काम होकर अगर आप क्वेश्चन इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा धैर्य के साथ, तो आप बेटर परफॉर्म करेंगे जितना आप अभी करके। अब पता नहीं आप काम थे या फिर नहीं थे, अगर थे तो ठीक है, नहीं थे तो आप अगर काम हो गए थोड़ा सा इन कीवर्ड्स पे फोकस करते, जैसे वो नीति आयोग वाला एक मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ाया था ना, जिसमें कि डी आंसर था, नीदर 1 और 2। तो वहाँ भी अगर आप सेकंड वाले स्टेटमेंट को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पे था कि अगर कोई एक पर्सन भी अगर वो कुछ
स्कूल नहीं गया होगा या फिर अंडर प्रिविलेज्ड होगा तो उसको उसमें रख दिया जाएगा। तो खुद ही सोचो ओनली वन ऐसा करके था, तो वहाँ पे भी एक्सट्रीम कीवर्ड था। 109 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स इज एट द बॉटम ऑफ द कॉम्पोजिट एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 एज पर नीति आयोग। तो सबसे बॉटम है कॉम्पोजिट एसडीजी इंडिया इंडेक्स में, तो ये हैं आपके असम, झारखंड एंड बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, असम, झारखंड और बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 आर्टिकल नंबर 51 पे यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाले कितने क्वेश्चन आए कि नहीं, और उम्मीद करता हूँ ये आपका गलत नहीं हुआ होगा इस नॉट के चक्कर में, क्योंकि उन्हें 1000 MCQs इसीलिए करवाए थे ताकि ये चीज़ की आदत आपको पहले ही पड़ जाए, और बार बार इस चीज़ को मैं रिपीट भी करता था। 51 में क्या है, 51 में क्या नहीं है, तो वही मैंने आपसे बोला था ना, डीपीएसपी में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डीपीएसपी आइडेंटिफाई करने के लिए दे देगा, या फिर बोल देगा कि अमेंडमेंट से कौन सा ऐड हुआ था। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और एक तीसरा वही बनता है कि वेलफेयर स्टेट कौन प्रमोट करता है, डीपीएसपी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो सब चुन्नू मुन्नू टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया है। तो प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बिल्कुल सही है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद द नेशंस, यूज़ ऑफ पीस कीपिंग फोर्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। जब तुमने पढ़ा था तो कहीं यूएन करके कुछ देखा था क्या डीपीएसपी में? कहीं नहीं देखा होगा आपने यूएन करके, यूएन पीस कीपिंग मिशन। ये तो बहुत ही एक तरह से छोटा कर दिया उसने, ठीक है, डोमेन को। अमंग दी फॉलोइंग वॉज नॉट इन द कोर लीडरशिप ऑफ नैम, जो नॉन अलाइन मूवमेंट था उसमें कौन कोर लीडरशिप में नहीं था? तो क्वामे नाकामुर्रा, ठीक है, ये थे। ठीक है, और गमल अब्दुल नासिर, ये आपके इजिप्ट के थे, इजिप्ट के सेकंड प्रेसिडेंट थे ये भी थे, और ये तो आप जानते ही हैं। फिडेल कैस्ट्रो नहीं थे, ये फिडेल कैस्ट्रो इसमें नहीं थे। 112 इन रिस्पेक्ट टू बालूटेदार्स विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज आर करेक्ट? दे वर विलेज सर्वेंट, दे वर एम्प्लॉयड बाई इंडिविजुअल पेशेंट फैमिली, दे एग्जिस्टेड इन द मेडिवल डेक्कन एंड महाराष्ट्र। ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर इसका 1, 2 एंड 3 होगा। हो सकता है इसका 1 एंड 3 हो जाए, बिकॉज इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट 1, 2 एंड 3 होना चाहिए, ये पक्का सही है। और ये भी ठीक है। एक जजमानी करके एक सिस्टम होता था नॉर्थ इंडिया में, जजमानी, उसी तरह का ही था ये बालूटेदार, जो कि महाराष्ट्र और डेक्कन साइड में था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस रॉयज वॉज द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट द काउंसिल टू शिमला इन समर सीजन? किसने, कौन पहला था जिसने कि शिफ्ट किया था काउंसिल को शिमला में? तो ये थे हमारे जॉन लॉरेंस, जिन्होंने पॉलिसी ऑफ इनएक्टिवली मास्टरली ये लाए थे। ठीक है, पॉलिसी जॉन लॉरेंस, इन्होंने ही सबसे पहले शिफ्ट किया था शिमला में कैपिटल, ठीक है, समर कैपिटल को। 114 हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मेज विद्यापीठ, द फेमस पोएम अबाउट द लाइफ वर्किंग लॉस ऑफ बॉम्बे? मेज विद्यापीठ के ऑथर थे आपके नारायण सुर्वे। अगेन नॉट अ इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। नहीं पता तो कोई यहाँ पे चारा नहीं आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। ये पेज फिर से रिपीटेड है, ये वाला पेज। आखिरी पेज पे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा? इजी क्वेश्चन है, बिकॉज आपको ये पता होगा, ये मैंने पढ़ाया था। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। ठीक है, और इसको बस सिर्फ इसको काउंटर करने के लिए राजा राधाकांत देव ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, 1830 में, 1828 में राजा इनका ब्रह्मो समाज बना, और राधाकांत देव ने हिंदू धर्म सभा बना दिया इनको अपोज करने के लिए। द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सुपर इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सबको पता होगा आई थिंक, मिलेट्स है ना। करंट अफेयर की जो PDF दी थी उसमें भी था, और न जाने हम लोगों ने कितनी बार रिवाइज किया इसको। कार्तिक मैप्पन हु सिक्योर्ड हैट्रिक इन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 रिप्रेजेंट्स किस कंट्री से हैं? कार्तिक मैप्पन, ठीक है, मद्रासी नाम लग रहा है। अगर हम देखें तो साउथ इंडिया के ही है। ठीक है, साउथ इंडिया वाले ज़्यादातर कहाँ माइग्रेट करते हैं? हाँ, साउथ इंडिया वाले कहाँ ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं? अगर आप देखो UAE में भरे पड़े हैं सब। ठीक है, श्रीलंका तो हो नहीं सकता है। श्रीलंका में अगर होता तो आपको पक्का नाम पता चलता है यहाँ का। ठीक है, कि अगर कोई कार्तिक करके है, क्योंकि ये पहली बात तो इंडियन है। ठीक है, इंडिया है, ठीक है, इंडिया के हैं। नामीबिया है नहीं, जिम्बाब्वे भी नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा UAE। बट फिर भी एग्जाम लाइक कंडीशन में इट इज़ नॉट अ ईजी क्वेश्चन। वो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा आप थोड़ा रिलेट करके कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन तो ईजी नहीं हो जाता मेरे कहने से। वासेनार अरेंजमेंट की अगर बात करूँ तो ये तो भाई ये आई थिंक आपने कर लिया होगा, बिकॉज PDF में भी था और ये न्यूज़ में भी था दिसंबर के टाइम पे। तो इसमें 42 पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड प्राइमरली एज अ न्यूक्लियर वेपन ओवरसियर। नहीं, न्यूक्लियर पावर के लिए कुछ ऐसा नहीं बना था। ये वासेनार जो अरेंजमेंट है, ये एक तरह का एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कन्वेंशनल वेपन्स, और शुरू से ही इसका ऑब्जेक्टिव था कन्वेंशनल वेपन। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर 2017 में बना था, और इंडिया इज़ द करेंट चेयरमैन। बिल्कुल 2023 में, मतलब 1 जनवरी 2023 से इंडिया इसका जो है करेंट चेयरमैन बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा था, तो B दूसरा वाला गलत है यहाँ पे।
अगेन सुपर इजी क्वेश्चन जो हम लोगों ने लास्ट में क्लास की थी, उसमें मैंने डायरेक्टली आपको बताया था, बताइए पीटी उषा किस लिए फेमस है, और फिर मैंने बताया था इनको पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, याद है आपको? पायोली एक्सप्रेस मैंने आपको बताया भी था, तो आंसर होगा यहाँ पे पीटी उषा। बाकी आप इसको रिलेट करके भी कर सकते थे कि हाँ भाई पीटी उषा के रिगार्डिंग मैंने अभी करंट में पढ़ा था कि इनको ये पहली वुमेन चेयरमैन बनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, प्लस ये अभी पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन जो राज्यसभा का होता है उसके भी मेंबर बनी, पहली फीमेल, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 120 है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको मैच करना टाइटल और जनरल को ऑथर के साथ। तो भाई तुमड़ी के शब्द आई थिंक सबको पता होगा, बिकॉज अभी इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था हिंदी की कैटेगरी में। बद्री नारायण होंगे इसके, बी के 3 होंगे, और जो भूल सकते हैं तो बी के 3 होंगे, तो आप इससे ए ऑप्शन को और आई थिंक हाँ डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी जो भूल सकते हैं उसके लेखक हैं मनोज कुमार गोस्वामी, तो ए का होगा 4, तो 4 और 3 ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका, ठीक है। 120 हो गए, ख़त्म होता है आपका, ठीक है। तो अब मुझे आप बताइए कि आपने कितना क्या स्कोर किया कमेंट सेक्शन में, कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, नॉट स्कोर, अटेम्प्ट, हाँ स्कोर भी, क्योंकि आपने मैच तो करवा ही लिया होगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं कोई हवा तो नहीं ठोक रहा हूँ कि भाई जो यहाँ पे मैंने देखो 3-4 क्वेश्चन में तो मैंने बोला है कि मैं आपको कंफर्म करके बताऊँगा, ठीक है, और मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे 2-3 गलत होंगे मैक्सिमम, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने सारी चीज़ें देख दाख के ही ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से आप ये बताइए कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था और कितना आप स्कोर कर रहे हैं, कितना अटैम्प्ट कर रहे हैं और कितना आप स्कोर कर रहे हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नया हो तो, ठीक है। बाकी हम लोग आगे जो नेक्स्ट सीरियस एग्जाम है उसके लिए तो तैयारी करेंगे ही, बाकी जो अगला CAPF एग्जाम आने वाला हमारा अगस्त को, उसके लिए भी, और जो नेक्स्ट सीरियस एग्जाम है आपको ये पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 7 सितंबर को अगला सीरियस एग्जाम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे जैसे इस बार किया था। बाकी इंग्लिश का सर ने पूरा सॉल्व करवा रखा है पुष्पेंद्र सर ने, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं कि कितना अटैम्प्ट किया और कितना स्कोर किया, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।